नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस बेहद खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। नन्हे कदमों की आहट के साथ ही सपने भी सजने लगते हैं। बच्चे की किलकारी के साथ ही माता पिता उनके लिए ख्वाब बुनना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आप नन्हे पंखों को उड़ान कैसे दे सकते हैं, कैसे उनके भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। चिल्ड्रंस डे के बेहद खास मौके पर हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं। ये स्पेशल शो हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनहरा कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं और वक्त रहते प्लानिंग करना, निवेश करना कितना आपके लिए अहम है। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के इस खास पेशकश में आज हम करने वाले हैं चिल्ड्रन फंड्स के बारे में। जी हाँ, चिल्ड्रन फंड्स में निवेश करके कैसे आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन फंड्स में निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा या फिर आम म्यूचुअल फंड्स को ही चुना जाए, और चिल्ड्रन फंड से जुड़ी हर बारीकी क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बच्चों के भविष्य की सुनहरी प्लानिंग कैसे करें, ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको बता देते हैं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी से अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। इस वक्त हमारा शो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है, वहां पर आपको जाना है और अपने सवाल टाइप करने हैं कॉमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शो में शामिल कर पाएं। तो हर्षवर्धन जी, बच्चों के सपनों को पूरा करना हो, उनके भविष्य की सुनहरी प्लानिंग करना ऐसे में कितना अहम हो जाता है? पल्लवी, आपने इंट्रोडक्शन में एकदम सही कहा कि जैसे ही कोई भी एक नन्हा मेहमान घर में आता है, हम हमेशा सोचने लग जाते हैं कि उनके फ्यूचर में हम उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम उनके भविष्य अच्छा बने। ये सारी चीज़ों के लिए हमें समझना है कि जब बच्चों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आगे जाते हुए, जो हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं या शादी की बात करते हैं, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत टाइम स्पेसिफिक है। अगर उन्हें अंडर ग्रेजुएशन 16 या 18 साल की उम्र से करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन 20 या 21 साल की उम्र से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, शादी की भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इस एज में उनको शादी करनी है। अगर हम ये सारे खर्चे देखें तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन के हिसाब से आने ही वाले हैं। बच्चों को हम जानते हैं, क्योंकि वो माँ बाप या गार्डियंस पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली नहीं होती है। ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं, इनको पूरा करने का जो फर्ज बनता है वो माँ बाप का बनता है या जो बच्चे के गार्डियंस हैं उनका बनता है। अब क्योंकि आपको अगर ये मालूम है कि ये खर्चे आने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, टाइम भी आपको मालूम है कि 16 या 18 साल की उम्र में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना है, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कब करना है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। क्यों ना हम ये सारे जो खर्चे हैं उनके लिए आज से, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से हम अगर सेव करना चालू कर दें, तो आप ये देखेंगे कि छोटी रकम से आप जो एक छोटी छोटी राशि हर महीने जमा करें, वो आगे जाते हुए उन्हें एक्चुअली उस उम्र में काम आएगी। जमा करना पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। क्योंकि आपको खर्चे मालूम है एक निर्धारित समय पे आने वाले हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए आज से ही जमा करना शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत जरूरी ये है, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या खर्चे जो हैं आने वाले भविष्य में आने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ये तय करें कि आखिरकार अपने बच्चे के लिए आप क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है बच्चे के लिए पूरी प्लानिंग कीजिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, प्लानिंग में एक गलती अक्सर हो जाती है कि हम लक्ष्य जो तय करते हैं वो आज के हिसाब से करते हैं, शायद महंगाई दर का अंदाजा नहीं लगा पाते लोग। आपने एकदम सही कहा कि हम जब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई बच्चा आज न्यू बॉर्न बच्चा है या 4 साल का है या कोई भी उम्र है, हम ये देखते हैं कि हमें एक अच्छी शिक्षा के लिए हमें कितने रुपए लगभग लगेंगे। ये देखिए, अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, कि मैनेजमेंट स्टडीज करेंगे या खुद का बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप करेंगे, ये हमें आइडिया नहीं होता है। लेकिन हम एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब ये 18 साल का हो तो मेरे हाथ में 50 लाख रुपए हों। अब ये जो अनुमान लगाते हैं आप, जो फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि जब वो 18 साल के होंगे तब हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तो आप आज के हिसाब से अगर 50 लाख रुपए गिन रहे हैं तो 18 साल बाद वो डेफिनेटली कई ज्यादा अमाउंट होने वाली है।
उदाहरण के तौर पे अगर आप आज कोई भी चीज 100 रुपए में खरीद सकते हैं, हम 18 साल आगे की बात करते हैं और 7% इन्फ्लेशन लेते हैं, 7%, अगर इतना सा भी अनुमान लगाते हैं तो जो चीज आज हमें 100 रुपए में मिल रही थी वो 18 साल बाद 350 रुपए में मिलेगी। सो अगर आपने अपनी प्लानिंग में 100 रुपए के हिसाब से एक्यूमुलेट किया कॉर्पस, तो वो इनसफिशिएंट होने वाला है, उसे कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि वही 100 रुपए की जो चीज आप आज ले पा रहे थे वो 350 रुपए में मिल रही है। सो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, वो आपको कंसिडरेशन में लेना होगा और उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करना होगा। तो मान लीजिए जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक नया बच्चा है जो जस्ट बॉर्न है और आप चाहते हैं कि उनकी 18 साल की उम्र में आपके पास 50 लाख रुपए हैं। अगर आपको ये मालूम है और आप अभी जानते हैं कि 18 साल हैं आपके पास जमा करने के लिए, तो आप एक सही प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। आपकी लंबी अवधि है, हम कहते हैं कि इक्विटी ज्यादा बेटर होता है, तो आप एसआईपी के जरिए अगर शुरू करते हैं 18 साल के लिए, तो आप ये देखेंगे कि 5,000 रुपए आप हर महीने के जमा करें तो आपके 50 लाख रुपए बन सकते हैं। यही चीज आप आज नहीं करते, बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तब आप जमा करना शुरू करेंगे, तो ये रकम जो आप 5,000 भर रहे थे वो कई ज्यादा बढ़ के आपको हो सकता है 10-12 हजार रुपए महीने की भी हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होगी और जितना जल्दी शुरू करें वो बेटर है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें और एक टाइमलाइन बना लें और उस हिसाब से ही प्रोडक्ट चूज करें। बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माता पिता उसके लिए बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। ऐसे में अगर हम बिल्कुल बच्चे के जन्म के साथ ही ये सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और या बाद में करते हैं, तो उसमें कितना अंतर आ जाता है, कितना जो है हमें अंतर पड़ता है अगर हम बाद में थोड़ी सी लेट प्लानिंग करें और या फिर शुरुआत में ही कर दें? सुबह ये जो एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर आप चाह रहे हैं कि 18 साल के बाद, अब न्यू बॉर्न बेबी है, हम जानते हैं कि 18 साल की उम्र में उन्हें अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए पैसे चाहिए। अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का आप अनुमान लगाते हैं कि लगभग 50 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए, आप आज से अगर शुरू करते हैं तो ये अमाउंट आप 5,000 रुपए हर महीने जमा करने से भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचा अभी, आप देखते हैं कि 5 साल बाद आप जमा करना शुरू करेंगे, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब उन्हें 18 साल होने के लिए सिर्फ 13 साल बचेंगे। तो आप जो पैसे जमा करेंगे वो 5,000 नहीं, आपको हो सकता है कि 8, 10 या 12,000 रुपए हर महीने के करना पड़े, क्योंकि जो 50 लाख का टारगेट है वो तो चेंज हो नहीं रहा, 18 साल में चाहिए वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो जितना आप अपने लक्ष्य के पास आएंगे उतना ही आपको हर महीने का अमाउंट बढ़ जाएगा, हो सकता है अमाउंट डबल हो जाए जो आपको जमा करना पड़े। सो जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी ही छोटी राशि से, उतनी ही कम राशि से आप ज्यादा बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। यानी कि आप देखिए कि महज 5,000 रुपए की अगर आप सिप्स करते हैं, 5-5 हजार रुपए महीने में आप निवेश करते हैं, तो जब तक आपका बच्चा 18 साल का होगा तो 50 लाख का कॉर्पस जो है कितनी आसानी से आप उसकी पढ़ाई के लिए जो इकट्ठा कर सकते हैं। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। शशि रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी शशि जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा पर्पस है कि मैं चिल्ड्रन का एजुकेशन के लिए 15 इयर्स के बाद विड्रॉ रिडीम करूंगा और मैंने 5 म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं अभी। एक म्यूचुअल फंड है एक्सेस ब्लू चिप, उसमें 5,000 का सिप जाता है। मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, उसमें 10,000 रुपया पर मंथ का। LNT मिड कैप में 5,000 का और पराग पारक में 5,000 पर मंथ और एक कोटक सेलेक्ट फोकस, उसमें 5,000 पर मंथ का। तो ये ठीक है या मेरे को कोई डिलीट या ऐड ऑन करना है? आप आने वाले टाइम में क्या अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे भी? सही। हाँ जी मैम, मैं बढ़ाऊंगा 10-20%, 30% में भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खैर, ये हर्षवर्धन जी, जैसा कि शशि जी ने बताया, 15 से 20 साल के बाद जो है ना ये पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए। तो आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? वेल पल्लवी, अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो वैसे कोई बुरा नहीं है, सारी स्कीम्स जो हैं वो अच्छी हैं। इन्होंने अपने मेल में ये भी लिखा है कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, सो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो उस लिहाज से जो इनका पोर्टफोलियो बना हुआ है वो ठीक है, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। सिर्फ एक छोटा चेंज मैं चाहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में करें। स्कीम्स हम बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ एलोकेशन बदल रहे हैं।
मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में जो ये 10,000 रुपए निवेश कर रहे हैं उसे कम करके 5,000 कर लें, और एक मल्टी कैप फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, उसमें ये 5,000 की जगह 10,000 कर दें। तो सिर्फ हम एक एलोकेशन अमाउंट चेंज कर रहे हैं, स्कीम कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये भी पूछा है कि आगे जाते हुए अगर ये और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो क्या एक स्मॉल कैप फंड या इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड अवॉइड करें, मल्टी कैप फंड के जरिए आप स्मॉल कैप में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। अगर ये इंडेक्स फंड आगे के लिए सोच रहे हैं तो अगर सेंसेक्स में करना चाहते हैं तो HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है, और अगर निफ्टी में करना चाहते हैं तो IDFC निफ्टी फंड ये चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एलोकेशन जो है शशि जी आपको, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया, वो बदलना पड़ेगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि हर्षवर्धन जी की सलाह के साथ आप आसानी से अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं, फेसबुक के जरिए एक हमारे दर्शक ने अभी जस्ट पूछा है, रंजन सिंह है, ये बताते हैं कि ये 2 लाख रुपया जो है अपने 2 लाख के बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 20 साल का इनका निवेश का नजरिया है। तो हर्षवर्धन जी, इनको जो ये इन्वेस्टमेंट है ये लमसम करना चाहिए या STP का रूट इनके लिए बेहतर रहेगा? पल्लवी, एक्चुअली अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और एक है कंपाउंडिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो आप हर महीने हर एक रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका एवरेजिंग होता रहे। अब इसे आप SIP के जरिए कर सकते हैं या STP के जरिए कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एक साथ जमा करते हैं पैसे और वो उसी समय से पूरे पैसे आपके इक्विटी में जमा हो गए, तो अगर बढ़त होती है तो उस पर पूरा गेन्स होता है, घटता है तो उस पर पूरे में आपका नुकसान होने लगता है। ये दोनों चीज में एक डिसीजन लेना चाहिए कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहते हैं कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं। जहां आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे वहां आपके जो रिटर्न्स है वो नेचुरली थोड़े कम होंगे एज कंपेयर टू अ लमसम इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि 20 साल का इनका टाइम होराइजन है, मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये लमसम इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर ये खुद इतने कंफर्टेबल नहीं है और इनकी रिस्क एपिटाइट इतनी अच्छी नहीं है, मार्केट की ये ज्यादा समझ नहीं रखते, लेकिन ये चाहते हैं कि इन्हें मार्केट का फायदा मिले, तो STP का रूट ज्यादा इनके लिए बेटर होगा। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, एक इन्वेस्टर प्रोफाइल के बेसिस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो राजन जी आपके लिए उम्मीद यही है, सलाह यही है कि आपको जो है अगर STP का फायदा लेना है तो अगर आप मार्केट की समझ रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लमसम नहीं तो आप STP के जरिए जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हर्षवर्धन जी से ये भी जानेंगे कि आखिरकार चिल्ड्रन फंड और एक आम म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है, चिल्ड्रन फंड में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं या इसके क्या क्या फायदे हैं जो किसी व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए चुनने चाहिए, और हर्षवर्धन जी से उनके पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में चिल्ड्रंस डे के मौके पर हम आपके लिए बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं। नन्हे सपनों को आप उड़ान कैसे दे सकते हैं, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, और चर्चा में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत सारे सवाल जो है हमारे पास इसी बारे में आ रहे हैं कि आखिरकार चिल्ड्रन फंड्स या फिर आम म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से क्या बेहतर होता है। तो हमारे काफी सारे दर्शक जो है वो यही जानना चाहते हैं। अनिल जी, अभिजीत जी, सबके यही सवाल है कि आखिरकार चिल्ड्रन फंड और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है, कौन सा जो है वो बच्चों की प्लानिंग के लिए सही होगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो जरा हमारे दर्शकों को यही समझा दीजिए कि आखिरकार चिल्ड्रन फंड है क्या है। पल्लवी, ये एक अलग कैटेगरी बोल के ऐसा कोई फंड नहीं है। इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस एक हाइब्रिड फंड होता है जिसमें आपके पास 70% इक्विटी है और 30% डेट है। कई स्कीम्स आपको ये भी ऑप्शंस देती हैं कि जिसमें इक्विटी का पोर्शन थोड़ा कम होता है, तो वो एक इन्वेस्टर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। एसेंशियली अगर हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ अलग नहीं होता। इसमें सिर्फ ये है कि एक इमोशनल कोशेंट हो जाता है कि जब आप अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनमें आप इस मकसद से कर रहे हैं कि आगे जाते हुए आपके बच्चों के काम आएंगे, तो कभी कोई दूसरी इमरजेंसी होती है तो हम उनमें से पैसे निकालते नहीं है। तो एक इमोशनल कोशेंट होता है कि हमने बच्चों के लिए पैसे जमा किए हैं। दूसरा एक और फीचर इसमें है कि अगर आप चाहें तो आप इस स्कीम में लॉक इन ऑप्शन ले सकते हैं। लॉक इन क्या होता है कि आपने आज पैसे जमा किए हैं और जमा करते वक्त आपने ऑप्शन लिया है कि लॉक इन,
विच मीन्स जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं होगा उसमें से कोई भी उसमें से पैसे निकाल नहीं सकता। आप भी नहीं निकाल सकते या कोई और भी उस स्कीम में से पैसे नहीं निकाल सकता। जब 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो ये फ्री हो जाते हैं निकालने के लिए, और अगर आप पैसे बाद में निकालना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो आपने 18 साल का लॉक इन लिया है, लेकिन जब वो आपको यूज करना है मान लीजिए 21 साल में, तब भी आप 21 साल की उम्र में भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। यानी कि कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी इसका फायदा ये भी है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कम से कम हम इस म्यूचुअल फंड को, इस फंड को हम नहीं छेड़ेंगे। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ कि अगर आपको कभी कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं, कोई घर रेनोवेशन करना है या कहीं छुट्टियों पे जाना है, तो आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से आपने शुरू किया था लेकिन रिडीम कर सकते हैं, तो आप उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों की स्कीम्स में से यूजुअली माँ बाप जो होते हैं वो निकालते नहीं है, तो ये एक मेंटल बैरिकेड बन जाता है और उस हिसाब से हमें ये मालूम होता है कि पैसे जमा है। तो एक इमोशनल कोशेंट है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड एग्रेसिव फंड का स्ट्रक्चर है जिसमें 70% इक्विटी और 30% डेट। बाकी इसके अलावा ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बेनिफिट या कोई एक्स्ट्रा डिफरेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना आम म्यूचुअल फंड्स के साथ करते हैं तो दोनों में क्या क्या अंतर कहां कहां पे आ जाता है? कैसे जो है चिल्ड्रन फंड्स हमारे लिए बेहतर है या फिर आम म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाए तो ये बेहतर है? यही सवाल हमारे एक दर्शक अनिल का भी है, फेसबुक के जरिए इन्होंने पूछा है। सो वेल पल्लवी, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप एक बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वैसे अदरवाइज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इस स्कीम में अगर लगाते हैं तो इनका भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन वैसा ही है। सिर्फ एक फर्क है कि हमने यूजुअली देखा है, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन हमने जब पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, जो इन्वेस्टमेंट्स चिल्ड्रंस फंड में होते हैं वो अक्सर लार्ज कैप में होते हैं और जो डेट पोर्शन होता है वो AAA या AA रेटेड इन्वेस्टमेंट में ही करते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ पेपर इन्वेस्ट होता है, जो इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली स्कीम करती है, वो हमने देखा है कि अक्सर देखा जाता है कि अच्छी स्कीम्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरी हाइब्रिड स्कीम्स जो हैं, जो नॉर्मल फंड्स हैं, वो कोई अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं, वो बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक अलग डिमार्केशन हो गया आपके, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स अपने माइंड में एक मेंटल डिवीजन बना देते हैं कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये बच्चों के लिए है। तो हमें जब उसमें से निकालने का मन करता है तो गिल्टी फील होता है कि हम बच्चे के पैसे ले रहे हैं। तो वो हिसाब से ये इंश्योर होता है कि बच्चों के लिए पैसे बने रहे और कोई भी उसे छुट्टी या घर के रेनोवेशन ये सब चीज के लिए निकाला नहीं जाता। बिल्कुल, तो ये फंड का फायदा आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि इमरजेंसी भी होगी तो कम से कम आप अपने बच्चों के लिए जो सेव कर रहे हैं आप उसको इमरजेंसी में नहीं निकाल पाएंगे। खैर, एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ज्योति रंजन मोहपात्रा का सवाल है। इन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और इनका लक्ष्य जो अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। इनकी बेटी की उम्र जो है 4 साल है और बेटी की पढ़ाई के लिए 15 साल के बाद 2 लाख रुपए चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी, जिस महंगाई दर की हम बात कर रहे थे, ये उसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 15 साल के बाद इन्होंने पढ़ाई के लिए जो टारगेट सेट किया वो 2 लाख रुपए किया है। एब्सोल्युटली राइट। सो इनफैक्ट पहली बात हम यही कहेंगे कि 2 लाख रुपए आपने जो अनुमान लगाया है 15 साल बाद, ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि कोई भी आप हायर एजुकेशन, आपकी डॉटर जो है वो 4 साल की हैं, 15 साल के बाद सोच रहे हैं, तो वेरी क्लियरली आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिसेंट चीज आप करें तो भी 2 लाख रुपए में ये मुश्किल है। सो थोड़ा इन्फ्लेशन के हिसाब से ध्यान रख के करें, लेकिन कोई हर्ज नहीं, शुरुआत अच्छी है, एटलीस्ट इंटेंट अच्छा है और हमने सही गाइडेंस भी दे दिया है कि आप 2 लाख के हिसाब से करेंगे तो शायद मुश्किल है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। आप जितना आज कर सकें उतना निवेश करें। अगर हम 2 लाख का ही टारगेट लेते हैं और हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 12-15% के आसपास कमाते हैं या 10% एवरेज भी लेते हैं तो आपका करीबन 500 से 1000 रुपए अगर आप महीने का जमा करते हैं तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। ऑब्वियसली ये टारगेट ही कम है तो एक अलग मैटर है कि आपको हो सकता है 5 या 10 लाख रुपए का आपको टारगेट बनाना चाहिए, लेकिन कोई हर्ज नहीं, जहां से आप शुरू करें वहां अच्छी बात है, जितना ज्यादा जमा कर सकें वो अच्छी बात है। और अगर स्कीम्स आप चाहते हैं तो हमने चिल्ड्रंस फंड के बारे में बात भी किया है, इसे आप अलग रखना चाहते हैं तो वो आपके ऑप्शंस हैं। कोई भी एक ही स्कीम चूज करिएगा क्योंकि 500 या 1000 रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं आपको 2 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। सो ICICI प्रू चाइल्ड केयर फंड जो गिफ्ट प्लान है उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। और अगर आप वो लॉक इन ऑप्शन चाहते हैं कि इसमें किसी को ऑप्शन नहीं मिले कि वो पैसे निकाले बीच में, तो HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है जिसको आप चूज कर सकते हैं और उसमें लॉक इन का ऑप्शन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये 2 प्लान ऐसे हैं जिनमें आप निवेश जो है वो कर सकते हैं और अपने लिए ज्योति जी एक प्लान जो है वो चुनिएगा, क्योंकि 500,000 के लिए एक प्लान ठीक रहेगा। तो ऐसे में चिल्ड्रन फंड्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन जी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो इनमें कितना रहता है? क्या आम म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जब हम बात करते हैं तो इनमें रेट ऑफ रिटर्न जो है उतना ही रहता है? कितना फायदेमंद रहते हैं ये? जैसे हमने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट आखिर में जाके स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर वो 70% इक्विटी में कर रही है, 30% डेट में कर रही है, तो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड की जो कैटेगरी है ये उसी में फिट होता है। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, जो कैटेगरी का एवरेज है, मतलब अगर कोई भी स्कीम अगर इस कैटेगरी की है तो हमने लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो करीबन 10% के आसपास है। लेकिन हो सकता है आपकी स्कीम के फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया तो आप 12-14% की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इट्स बेटर टू बी सेफ टू अज्यूम कि मुझे 10% आसपास रिटर्न मिले, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके पैसे जमा करें। ज्यादा मिला तो ऑब्वियसली कॉर्पस ज्यादा होगा, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 14% अनुमान लगा के इन्वेस्टमेंट कर दिया और पता चला आपको 10% एंड में मिला, तो आप टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो कम की एस्टिमेशन करें और फिर पैसे जमा करें तो ज्यादा बेटर है। और इन फंड्स के ड्रॉबैक क्या रहते हैं? क्या ऐसी कमी है जो अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग इनमें निवेश नहीं करना चाहते हैं? एक चीज जैसे मैंने कहा कि ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, विच मींस कि आप एक बच्चों की हायर एजुकेशन या किसके हिसाब से आप जमा कर रहे हैं। जो इसके गाइडलाइंस है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लॉक इन अगर आपने ले लिया तो आप निकल ही नहीं सकते। लॉक इन आपने लिया तो अगर फंड बुरा प्रदर्शन कर रहा है तो भी आप उसे स्विच नहीं कर सकते हैं। अगर आप कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप 5 साल तक रिडीम कर सकते हैं, लेकिन पहले 5 साल में अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। इनिशियली 3% होता है और आगे जाते हुए 1% तक आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ डिसवेड करने के लिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो पैसे बीच में क्यों निकाल रहे हैं। एग्जिट है, लेकिन एग्जिट लोड लगता है। आपको बीच में इस फंड को नहीं तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एग्जिट लोड जो है वो चुकाना पड़ जाएगा। क्या अंत में हर्षवर्धन जी आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं जो चिल्ड्रंस डे के मौके पर आप लोगों को सुझाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? दो फंड्स हैं जो बड़ी कैटेगरी में भी आते हैं। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ये एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। और जो दूसरा फंड है वो है ICICI प्रू चाइल्ड केयर फंड। इन 2 फंड्स हमारी पसंदीदा हैं और रिकमेंडेशन लिस्ट पे हैं। अगर कोई भी अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाहता है तो इन दोनों फंड्स में से चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 2 फंड्स जो हैं वो आप अपने बच्चों के लिए चुन सकते हैं और इनमें निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य प्लान कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में इतना ही।